नमस्कार बच्चों, मैं संदीप मिश्र सोम चंद्रा इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल पर एक बार आप सब लोग का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए, आप सब लोग कैसे हैं? स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं? चलिए, बीच में हमारे आपके बीच में जो एक गैपिंग बन गई थी, वो सिलसिला टूट गया था हमारे आपके प्रैक्टिस का। मैं उपस्थित नहीं था घर इलाहाबाद में, इसलिए मैं आपके सामने नहीं आ पाया प्रैक्टिस सेट लेके। लेकिन अब कंटिन्यू हम आपके साथ हैं और ये हिंदी का जो प्रैक्टिस का सिलसिला है लगातार जारी रहेगा। चलिए, आइए इस प्रैक्टिस की इस श्रृंखला में हम आपको पुनः कुछ व्याकरण और साहित्य दोनों के प्रश्न लेके आपके सामने उपस्थित हुए हैं। पहला प्रश्न आपके सामने मित्रों है, यह घोड़ा अच्छा है। सबको नमस्कार, सबको नमस्कार। और आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा जुड़िए। साउंड स्लो कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा जुड़िए मित्रों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए फटाफट। सबसे पहले एक बार शेयर कर दीजिए सब लोग। सबको नमस्कार, सबको मैं नमस्कार कर रहा हूं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। यह घोड़ा अच्छा है। आपके सामने जो प्रश्न है स्क्रीन पर, इस प्रश्न का उत्तर रेखांकित पद जो है यह क्या है? सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण या सार्वनामिक विशेषण? इनमें से चार ऑप्शन है आपके सामने। इनमें से आपको सही ऑप्शन चुनना है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल, अर्चना दीक्षित जी डी, पूजा जी डी। हाँ, लक्ष्मी, मौसम, सनी, नहीं भाई सनी जी वह ए गलत होगा। नीलू झा वन डी। आपको मैं बता दूं, ऑप्शन इसमें डी सही होगा। यह घोड़ा अच्छा है वाक्य में रेखांकित पद क्या है? यह। और यह क्या होगा हमारा? सार्वनामिक विशेषण। आप विशेषण पढ़े होंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने वाले पद को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के जगह प्रयोग किए जाने वाले पद को सर्वनाम कहते हैं। लेकिन जब सर्वनाम संज्ञा के पहले आ जाता है, याद रखिए, ट्रिक समझिए सार्वनामिक विशेषण समझने का। जब कोई सर्वनाम संज्ञा के पहले आ जाता है तो वह सर्वनाम ना होके सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। जी बिल्कुल, सबको नमस्कार भाई, सबको प्रणाम, सबको प्रणाम। डी सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। पहले में चौथा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्योंकि यह जो है वो घोड़े की विशेषता बता रहा है। तो यह घोड़ा अच्छा है में यह जो है क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण होगा। अगर यही प्रश्न आपसे दूसरा कर लिया जाए, यही चीज आपसे दूसरा प्रश्न किया जाए कि यह घोड़ा अच्छा है, यह कैसा विशेषण है? यह घोड़ा अच्छा है, यह किस तरह का विशेषण है? विशेष विशेषण, विधेय विशेषण, इनमें से कोई नहीं, या सार्वनामिक विशेषण? चार ऑप्शन आपके सामने अगर दिया जाए, यह घोड़ा अच्छा है, अगर ऐसा कहा गया यह घोड़ा अच्छा है, इसमें यह कैसा विशेषण होगा? विशेष विशेषण होगा या विधेय विशेषण होगा? उत्तर दीजिए, विशेष विशेषण या विधेय विशेषण? यह घोड़ा अच्छा है, इसी में दूसरा प्रश्न बना, यह घोड़ा अच्छा है में कौन सा विशेषण है? विधेय विशेषण,
विशेष विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, इनमें से कोई नहीं। हाँ बिल्कुल, ये आप पर डिपेंड है। अब मैं इसके विषय में कुछ नहीं कहूंगा। ये 500 पार करते हो कि 500 के नीचे रहते हो, ये आप पर। हमारी प्रतिष्ठा बराबर आपकी प्रतिष्ठा, इसलिए आपको हमारी प्रतिष्ठा नहीं बल्कि अपनी प्रतिष्ठा का ख्याल रखना है। ठीक, मैं अपना काम कर रहा हूं। ओके भाई, चलिए मैं आपको एक नया क्वेश्चन इसमें बता रहा हूं। यह घोड़ा अच्छा है वाक्य में, यह घोड़ा अच्छा है वाक्य में विधेय विशेषण है। विधेय विशेषण कब होता है? जब विशेष और क्रिया के बीच में विशेषण आ जाए। ध्यान से बात को समझिए हमारी। जब विशेष क्या है? घोड़ा, और क्रिया क्या है? इन दोनों के बीच में विशेषण क्या है? अच्छा। तो जब विशेष और क्रिया के बीच में विशेषण आता है तो विधेय विशेषण, और जब विशेषण विशेष के पहले आ जाता है तो क्या होता है? विशेष विशेषण। जैसे कहा जाता यह अच्छा घोड़ा है, तो यह अच्छा घोड़ा क्या हो जाता? विशेष विशेषण। ठीक है। हाँ, ये तो अभी सार्वनामिक विशेषण है, डी। चलिए अगला प्रश्न लेके मैं चल रहा हूं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, दोहा किस तरह का मात्रिक छंद है? आपके सामने स्क्रीन पे है दोहा। अगला प्रश्न देखिए फटाफट, और आप शेयर करिए, इसी बीच में शेयर कर दीजिए मेरे भाई। चलिए अब अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है मित्रों। चलिए, दोहा किस तरह का मात्रिक छंद है? दोहा किस तरह का मात्रिक छंद है? सम, विषम, अर्धसम, सभी? देखिए भाई, आपको लगता है छंद का ज्ञान नहीं है, गलत। सबका उत्तर गलत आ रहा है। सबका उत्तर दूसरे में निधि, केवल निशु का उत्तर सही मिला, निशु का। बाकी सबका उत्तर रॉन्ग, सबका उत्तर गलत। हाँ, इधर राजेंद्र यादव जी, आपका उत्तर सही मिला। निशु कुमारी जी, आपका उत्तर सही। पूजा भी, उत्तर आपका सही है। पूजा जी, बाकी सब लोग उत्तर गलत दे रहे हैं। आप समझिए, यह सममात्रिक छंद है। दोहा किस तरह का मात्रिक छंद है? तो यह है अर्ध सममात्रिक छंद। यह ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। इसमें ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है। अर्धसम मात्रिक छंद है ये। दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए। ए भैया, या ये ब्लैक बोर्ड पे वो इरेजर काम नहीं कर रहा है। इसमें बहुत डिम से आई है मैडम। अच्छा ठीक है, ठीक है, रेड है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक, थैंक यू। हाँ ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है फणीश्वर नाथ रेणु, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, राहुल सांकृत्यायन। फटाफट ऑप्शन चूज करिए। कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
सबका सबका ऑप्शन सही हमको लगता है कि जहां हमने टिक किया है वही ऑप्शन सब लोग समझ करके उसी पे ऑप्शन उसी को मान लिए हो सही। फिलहाल आपका तुक्का बिल्कुल सही है, यू आर राइट। क्षितिज जी बिल्कुल गलत, ए नहीं सी सही होगा। कठिन गद्य का प्रेत कहा जाता है अज्ञेय जी को। कठिन गद्य का प्रेत सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को कहा जाता है। और कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? केशवदास को। कठिन गद्य का प्रेत अज्ञेय को और कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है केशवदास को। चलिए मित्र, अगला प्रश्न। नमक का दरोगा आपके सामने स्क्रीन पे फटाफट ये संख्या घट रही है, बढ़नी चाहिए मित्र। हम अपनी ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, आप अपनी उंगली की ऊर्जा नहीं खर्च कर रहे हो। कुछ शेयर कर दो फटाफट। चलिए, चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, नमक का दरोगा। इसी में से हम दो प्रश्न पूछेंगे आपसे। इसी में दो प्रश्न बनेगा, एक तो आपके स्क्रीन पे है और एक मैं अपने आप से पूछूंगा। देखता हूं सही उत्तर क्या मिलता है। हाँ ठीक, बिल्कुल सही, तुक्का नहीं है तो बहुत सुंदर। आई एम प्राउड ऑफ यू, बहुत सुंदर। चलिए, नमक का दरोगा कहानी है, कैसी कहानी है? चौथे में यथार्थवादी कहानी, आदर्शवादी कहानी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल 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 नीलू जी, सी नहीं सही होगा, दोनों नहीं है। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, आदर्शवादी कहानी है। नमक का दरोगा आदर्शवादी कहानी है, यथार्थवादी नहीं है। नमक का दरोगा आदर्शवादी कहानी है, इसमें आदर्श स्थापित किया गया है, यथार्थ नहीं। ऑप्शन बी सही है, नमक का दरोगा। नमक का दरोगा आदर्शवादी कहानी है। ऑप्शन बी सही होगा। हां, अब आयो सही, बिल्कुल अब सही ऑप्शन है आप सब लोग का। चलिए मित्र, अगला प्रश्न सब लोग देख लिए। नमक का दरोगा कैसी कहानी है? आदर्शवादी कहानी। आइए मेरे भाई, शेयर भी करते रहिए। आप अपने दिमाग का प्रयोग और अपने उंगलियों का प्रयोग खटाखट करते रहिए मित्र। शेयर भी करते रहिए भैया। स्वयं सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ऐसा भाव रखिए। स्वयं पढ़िए। और ये चंद्रा इंस्टीट्यूट में जो ये ज्ञान यज्ञ हो रही है, इस यज्ञ में सबको आहुति प्रदान करने की, आहुति देने की का अवसर प्रदान कराइए। सबको शेयर करिए। अपना ही पेट मत देखिए भाइयों, फटाफट शेयर करिए। चलिए, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। गलत हो गया, वहां थी हो गया है। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है किससे? सौरसेनी अपभ्रंश से, ब्राचड़ से, मागधी से, अपभ्रंश से। आपके सामने पांचवा प्रश्न है मित्र। पांचवें प्रश्न का उत्तर फटाफट। हाँ सर। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है सौरसेनी अपभ्रंश से, ब्राचड़ अपभ्रंश से, मागधी से और अपभ्रंश से। इसमें आपको सही उत्तर क्या होगा? मागधी से। मागधी अपभ्रंश से किस बोली का विकास हुआ है? बिहारी
और बिहारी से ही भोजपुरी बोली का विकास हुआ है। ठीक है, तो बिहारी जो ये भोजपुरी जो बोली है किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी से। चलिए मित्र, अगला प्रश्न आपके सामने है, छठा प्रश्न। छठवां प्रश्न देखिए स्क्रीन पर है, हिंदी को संविधान में कौन सा दर्जा मिला है? हिंदी को संविधान में कौन सा दर्जा मिला है? खड़ाखड़ उत्तर बताइए, कौन सा दर्जा मिला है? बिल्कुल सही। देखिए छठा प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, हिंदी को संविधान में कौन सा दर्जा मिला है? राष्ट्रभाषा, राजभाषा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। हिंदी क्या है भारत की? राष्ट्रभाषा, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप ये समझिए, ये जो हिंदी है, ये हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है। राजभाषा का दर्जा इसे कब मिला? 14 सितंबर 1949 को ये हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। इसीलिए इस 14 सितंबर को हिंदी दिवस के नाम से मनाया जाता है। ठीक है, हाँ, राजभाषा सबका सही है आंसर, ये तो सरल ऑप्शन है। चलिए मित्र, अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए इसको, महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूं जाहि निरंतर गावें। फिर से देखिए, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूं जाहि निरंतर गावें। यह पंक्ति किस कृष्ण भक्ति कवि की है? मीराबाई, नंददास, रसखान, सूरदास। फटाफट आंसर, सातवें में फटाफट बताइए। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश ही जाहि निरंतर गावें। यह पंक्ति है मिस्टर रसखान जी की, एक बड़े विलक्षण और शायद पहले इस्लाम धर्म को मानने वाले ऐसे मुसलमान कवि जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति किए हैं, ये इनकी पंक्ति है। इसलिए ये पंक्ति बहुत ज्यादा पूछी जाती है, कई बार ये टीजीटी में भी पूछी जा चुकी है। ठीक है, तो ये पंक्ति किसकी है? रसखान की है। चलते हैं अगला प्रश्न। आठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यह भी बेहद महत्वपूर्ण है मित्रों। ये जो सातवां प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शायद ये रटा होगा, कुछ बच्चों को जिनको नहीं रटा है वो इसको देखें। चलिए, सात्विक अनुभावों की संख्या कितनी होती है? 4, 6, 7, 8। अगला प्रश्न है, सात्विक अनुभावों की संख्या कितनी होती है? सात्विक अनुभाव कितने होते हैं?
आपके सामने ऑप्शन है 4, 6, 7, 8। इसमें से फटाफट बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। सात्विक अनुभावों की संख्या, यह व्याकरण खूब पढ़ाया गया है, इसलिए थोड़ा सा वेट मैं करूंगा, जानना चाहूंगा, देखता हूं कितने लोग सही उत्तर देते हैं। बिल्कुल सही, सात्विक अनुभावों की संख्या कितनी होती है? 8। स्वेद कौन कौन सी होती है मित्रों? स्वेद, प्रकंपन, देख लो कौन कौन सी होती है? स्वेद, प्रकंपन, स्तंभन, अश्रु, पांचवा होता है वैवर्ण्य, पांचवा यहां देख लीजिए, पांचवा वैवर्ण्य, छठा होगा रोमांच, सातवां होगा बेपथ, आठवां होगा प्रलय। ये 8 सात्विक अनुभाव होते हैं। सात्विक अनुभाव और कायिक अनुभाव, ये 2 अनुभाव होते हैं। सात्विक अनुभाव क्या होता है? जो अचानक उत्पन्न हो जाए, बिना प्रयास के उत्पन्न हो जाए, वो क्या होता है? सात्विक अनुभाव। और जो सप्रयास व्यक्त होता है वो क्या होता है? जो सप्रयास व्यक्त होता है उसे क्या कहते हैं मित्रों? वो है कायिक अनुभाव। ठीक है, जो कायिक अनुभाव कैसे होता है? सप्रयास। याद रखिएगा, सात्विक अनुभाव और कायिक अनुभाव में अंतर। जो प्रयास के द्वारा व्यक्त होता है वो कायिक अनुभाव, और जो अनायास व्यक्त होता है वो क्या होता है? सात्विक अनुभव। जैसे पसीना निकल आना, यह सात्विक अनुभव है। इसको पसीना किसी के प्रयास से नहीं निकलता। प्रकंपन, काम शरीर कंपित हो जाना। स्तंभन, शरीर बिल्कुल मूर्तिवत हो जाती है जब। अश्रु, आंसू निकलना। वैवर्ण्य, यानी जब चेहरे का रंग उड़ने लगता है। रोमांच, और फिर शरीर रोंगटे खड़े जब हो जाते हैं। बेपथ, यानी जिसे स्वरभंग कहते हैं। और प्रलय, आदमी जब बेहोश हो जाता है। ये 8 ऐसे भाव हैं जो सात्विक हैं, जो अचानक उत्पन्न होते हैं उस स्थिति या उस कारण, किसी कारण के उत्पन्न होने पर। ठीक, तो इसलिए सात्विक अनुभावों की संख्या मित्रों कितनी होती है? 8। अब चलता हूं मैं आगे अगला प्रश्न लेकर। 9वां प्रश्न आपके सामने, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? महाराज ये माने बिहार के सुपरटेट का प्रश्न है। ये प्रश्न समझ लीजिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। फटाफट चलिए भाई, पेन का रंग बदल दे रहा हूं। पेन हम ले रहे हैं दूसरे कलर में। चलिए, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? रेणु विद्यापति, भिखारी ठाकुर और कोई नहीं। 4 ऑप्शन है भाइयों। फटाफट इसका उत्तर तो हमें आपसे ही मिल जाना चाहिए सहजता से। 9वें में सी। वेरी गुड हितेश जी, बिल्कुल परिवर्तित हो गया। चलिए, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ऑप्शन सी सही है, भिखारी ठाकुर होंगे। कौन? भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है किसे? बिहारी ठाकुर को। बहुत सुंदर भाई। चलिए चलता हूं अगला प्रश्न लेकर के आपके सामने। 10वां प्रश्न,
बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी 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 पावर 5 इंपॉर्टेंट है मित्रों। ये प्रश्न आपके सामने जो है, ये हिंदी साहित्य में कई बार उसमें टीजीटी में हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रश्न ये कई बार पूछा जा चुका है। रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा? रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा? फटाफट आंसर मिले। डॉक्टर नगेंद्र होना चाहिए, नागेंद्र नहीं। डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, रमा शंकर शुक्ल रसाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें कौन सा सही होगा? वेरी नहीं भाई, संतोषजनक उत्तर नहीं मिल रहा है। रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा? तो याद रख लो, रीतिकाल को कलाकाल कहने वाले हैं रमा शंकर शुक्ल रसाल। और एक बात समझो, रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा किसने? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ठीक है, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और अलंकृत काल किसने कहा? इसी रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। और एक बार एक प्रश्न और इसी से जुड़ा हुआ मित्रों, इस रीतिकाल का पुराना नाम क्या था? याद रखो, इसी से कई प्रश्न बन सकते हैं। रीतिकाल का पुराना नाम था उत्तर मध्यकाल। रीतिकाल का पुराना नाम जो है, रीतिकाल का पुराना नाम उत्तर मध्यकाल। ठीक है, और इसको रीतिकाल किसने कहा? उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल आचार्य शुक्ल ने कहा। ये इन्होंने उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल की संज्ञा किसने दी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निराला की बादल राग कविता का संबंध है। हो सकता है आप सब लोग को उत्तर मध्यकाल, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए मित्रों, आप ये परेशान मत होइए कि सर बहुत टाइम ले रहे हैं एक प्रश्न में। हमारे एक प्रश्न में ज्यादा समय लेने का मतलब है उससे संबंधित जितने प्रश्न हो सकते हैं वो आपके सामने आ जाएं। ऐसा नहीं कि आप एक प्रश्न का अभ्यास, एक प्रश्न को जाने हो और उससे रिलेटेड कोई दूसरा प्रश्न आ जाए तो आप उलझ जाओ। उस प्रश्न से जितने प्रश्न बन सकते हो वो सब बना के मैं आपके सामने रख दूं। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए मित्र, निराला की बादल राग कविता का संबंध है। निराला की बादल राग कविता, ये बादल राग कविता, निराला की कविता बहुत, और इंटरमीडिएट में के कोर्स में संकलित भी है। ये निराला की बादल राग कविता का संबंध किससे है? प्रगतिवादी चेतना से, छायावादी सौंदर्य से, प्रयोगवादी चेतना से, प्रकृति के सौंदर्य से। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, किसका उत्तर, कितने लोगों का उत्तर सही आता मैं देखना चाहता हूं। उसमें 11वें में एक ऑप्शन कितने लोग सही देते हैं। अभी तक अर्चना दीक्षित का एक ऑप्शन सही मिला, आरती का भी सही मिला। ऑप्शन ए सही है। याद रखिए मेरे भाइयों, निराला की जो बादल राग कविता है इसका संबंध प्रगतिवादी चेतना से है।
निराला का बादल राग जो है कविता जो है वो किससे है संबंध? प्रगतिवादी चेतना से। ऑप्शन ए सही है, बी नहीं। छायावादी नहीं है, ये ऑप्शन नहीं। ए को नीचे के तीनों ऑप्शन गलत हैं, इस ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न आपके सामने है। कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? बताइए फटाफट, ये बिल्कुल सरल प्रश्न है। कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? साकेत, पल्लव, कामायनी, प्रिय प्रवास। आप अच्छी तरह से जानते हो कि साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। पल्लव बताओ किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की। कामायनी जयशंकर प्रसाद। प्रिय प्रवास हरिऔध। अब आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? साकेत नहीं है, कि पल्लव नहीं है, कि कामायनी नहीं है, या प्रिय प्रवास नहीं है। जहां तक मुझे लगता है, मेरा जो मानना है, इसमें सब लोग कंफर्म होंगे और ऑप्शन बी सही होगा। बहुत सुंदर, इसमें पल्लव जो है ये ऑप्शन बी सही होगा और ये प्रिय क्या नाम महाकाव्य नहीं है। ये साकेत महाकाव्य है, कामायनी महाकाव्य है, प्रिय प्रवास महाकाव्य है। धैर्य बना के 1 मिनट मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, भाइयों बहनों, सब लोग धैर्य बना के 1 मिनट रुक जाइए और समझिए। अगर काम अभी कभी भी आपसे पूछ लेता है, कभी भी इसी प्रश्न में आपसे अगर ये पूछ ले, एक आपसे ये प्रश्न बन जाए कि साकेत में कितने सर्ग हैं, साकेत में कितने सर्ग हैं, कामायनी में कितने सर्ग हैं, प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं। अगर आपसे सर्ग पूछ लिया जाए, सर्ग आप जानते होंगे, सर्ग यानी अध्याय जिसे कहते हो, लेसन, उसे काव्य में, काव्य के लेसन में उसे सर्ग के नाम से जाना जाता है। अगर सर्ग पूछ लिया जाए तो सर्ग कितने होंगे? तो आप याद रखिए, ये साकेत में 12 सर्ग हैं और कामायनी में 15 सर्ग हैं और प्रिय प्रवास में 17 सर्ग हैं। याद रखिए, ये मैंने एक पहले बार ही बताया था आपको कि जब आप बैठिए तो आप अपने सामने कॉपी और पेन लेके बैठिए। जो ऐसे प्रश्न आपको लगे कि नहीं ये प्रश्नों को नोट कर लेना उचित है, उन्हें तुरंत नोट कर लिया जाए। याद रखिए, साकेत, कामायनी, प्रिय प्रवास, ये 3 महाकाव्य हैं, इसमें पल्लव महाकाव्य नहीं है। अगर इसमें से एक प्रश्न ये बने कि साकेत में कितने सर्ग तो 12, कामायनी में कितने सर्ग तो 15 और प्रिय प्रवास में कितने सर्ग तो 17 सर्ग हैं, ये प्रश्न आप बिल्कुल 12, 15, 17, बहुत सुंदर, इन्हें नोट कर लो मित्रों, इन सब को नोट कर लो। चलिए अगला प्रश्न लेके मैं आपके आगे आ रहा हूं। अगला 13वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। देखिए, तो बहुत ही सरल और बिल्कुल हलवा, जैसे गाजर का हलवा होता है उसी तरह का सरल प्रश्न है और आपने खूब पढ़ा है, खूब प्रैक्टिस किया है और हमको लगता है कि आप फटाफट इसका उत्तर दे देंगे। दिनकर, कक्षा 5 में हम सब लोग पढ़े थे, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आकादित्य, दिनेश मित्र, जो रटे थे आज भी रटा है। दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आकादित्य, दिनेश मित्र, दिनकर का पर्यायवाची शब्द है। इसमें से कौन सा ऐसा है, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा शब्द है जो दिनकर का पर्याय है? जो दिनकर का पर्याय है। 13वां प्रश्न आपके सामने है भाइयों, फटाफट बताइए। यह है निशा माने रात्रि, रात्रि करने वाला कौन है? चंद्रमा है ना, तो ये तो कतई नहीं हो सकता। सुधाकर, जो अमृत प्रदान करने वाला है, अमृत प्रदान करता है, सुधा प्रदान करता है, वो है कौन? सुधाकर, ये भी कतई नहीं हो सकता, वो है चंद्रमा। और करुणाकर,
करुणा करने वाला जो है वो करुणाकर है, तो इसमें सूर्य की पर्यायवाची ये तीनों तो नहीं है, तो बचा कौन? बी, यानी कौन? प्रभाकर। यही है क्या? यही है ऑप्शन बी सही होगा। यही होगा आपका दिनकर का पर्यायवाची शब्द। चलिए मित्र, अब चलते हैं हम 14वें प्रश्न पर। 14वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न। आप कहोगे सर प्रश्न सब आप हर बार हर प्रश्न को महत्वपूर्ण बता रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए भाइयों, हमारे इस झोली में जितने प्रश्न आते हैं प्रैक्टिस सेट में, वो सब हम ऐसे प्रश्न ही चुनते हैं जो बेहद महत्वपूर्ण हो। चलिए, बिल्कुल सही, यू आर राइट। सब बिल्कुल 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 लॉक कर दिया मिस्टर, बिल्कुल लॉक कर दिया, कहां जाएगा भाग के। चलिए, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी या तुलसी की कला, यहां पे इन्वर्टेड कामा होना चाहिए था। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी या तुलसी की कला, यह प्रशंसात्मक सूक्ति किसकी है? किसकी है? किसने कहा इस बात को? कई बार ये पीजीटी का प्रश्न है मित्र, पीजीटी, टीजीटी की तो बात छोड़िए, प्रवक्ता में कई बार पूछा गया। बताओ मेरे भाइयों, 14वें में कौन सा सही होगा? मैथिली शरण गुप्त, थोड़ा सा ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा, मैथिली होगा, मैथिली लिखा है, मैथिली शरण गुप्त, रामचंद्र शुक्ल, बाल मुकुंद गुप्त, हरिऔध। हरिऔध, इन चार में कौन सा सही होगा? इसमें से कौन सा प्रश्न सही होगा मेरे भाइयों? नहीं, ऑप्शन डी सही होगा, हरिऔध हैं। हरिऔध जी ने तुलसीदास की प्रशंसा की, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्विवेदी युग के कवि हैं। इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रशंसा में ये शब्द, ये पंक्ति बोली, उन्होंने कहा था। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी या तुलसी की कला, इसमें ऑप्शन डी सही है मित्रों। चलिए, अगला प्रश्न, 15वां प्रश्न मैं आपके सामने लेके खड़ा हूं। खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना गया है? चलिए भाई, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। शाबाश भाई, आप सब लोग पहुंच गए बिल्कुल। आज मेरी इच्छा यह है कि हमें 500 की संख्या दिखाई दे, अब बाकी आप पर छोड़ देता हूं। ठीक है, हमारी सारी जो इच्छा है वो सब आप ही पर डिपेंड है मित्र। चलिए भाई साहब, चलिए, खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना गया है? चलिए, राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, अमीर खुसरो, मुकुटधर पांडे। अमीर, इसमें से 4 ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन आपके सामने? 15वां ऑप्शन। हाँ ठीक, 15वां प्रश्न है, खड़ी बोली का प्रथम कवि। तो खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना गया? खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना गया? राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, अमीर खुसरो। तो ये राम नरेश त्रिपाठी और श्रीधर पाठक ये कहाँ के हैं? सब द्विवेदी युग के कवि हैं। जब द्विवेदी युग के कवि हैं तो निश्चित रूप से खड़ी बोली में, इनके पहले भी लोग खड़ी बोली में लिखना शुरू कर चुके थे। मुकुटधर पांडे ये छायावादी हैं। ये कब के हैं? छायावादी कवि हैं। छायावाद की शुरुआत, छायावाद का नामकरण आचार्य शुक्ल जी मानते हैं कि इन्होंने ही किया है। चलिए, तो अमीर खुसरो ही ऐसे हैं। ये ऑप्शन सी सही है। सबसे पहले ये खड़ी बोली में मकबरियां याद करते थे। ठीक है, वो आवे तो शादी होए, वो बिन दूजा और न कोए, नी को लागे वाको बोल, कहू सखी साजन नहीं सखी ढोल। टट्टी तोड़ के घर में आया, अर्तन बर्तन सब सरकाया, खा गया पी गया दे गया बुत्ता, कहू सखी साजन नहीं सखी कुत्ता। इस तरह की मकबरियां बोलते थे, इस लिखते थे। ठीक है,
इन्हीं का अनुकरण किया भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारतेंदु युग में। ठीक है, तो अमीर खुसरो पहले ऐसे कवि हैं जिन्होंने आदिकाल में ही खड़ी बोली का प्रयोग शुरू कर दिया था। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। हां बिल्कुल, सब लोग ऑप्शन सी सही होगा मित्रों। चलिए भाई, अगला प्रश्न लेके मैं चल रहा हूं। 16वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। स्वर्ग में कौन सी संधि है? हाँ अब देखना है। अब यहां महाराज मैं आपकी क्षमता का प्रदर्शन करूंगा, अवलोकन करूंगा। प्रदर्शन तो आप करोगे यार, मैं जल्दी में बोल गया। आपकी क्षमता का अवलोकन मैं करूंगा कि आप कितना बढ़िया संधि पढ़े हो। फटाफट हमें बताइए, स्वर्ग में कौन सी संधि है? स्वर, व्यंजन, विसर्ग, इनमें से कोई नहीं। तोतिया हिंदम, हाँ हाँ बिल्कुल सही। चलिए आगे पढ़िए, स्वर्ग पे आइए। अमीर खुसरो तो पीछे गुजर गए। स्वर्ग में कौन सी संधि है? क्वेश्चन नंबर 16। 16 में क्वेश्चन के साथ ऑप्शन बताइए, तब समझ में आएगा। बात तो आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि इसका विच्छेद क्या होगा, तब क्या होगा? इसका विच्छेद क्या होगा? यह विसर्ग संधि तो है, बिल्कुल सही। आपका ऑप्शन बिल्कुल सही आपने चुना कि स्वर्ग में, स्वर्ग का जो संधि, स्वर्ग में जो संधि होगी वो विसर्ग होगी, व्यंजन नहीं होगी। मेरे भाई कहां से सोच रहे हो मनीष जी? व्यंजन संधि नहीं होगी। और आज आप समझ लो, इसका जो विच्छेद होता है वो होता है स्वह धन ग। स्वह धन ग इसका विच्छेद होता है। आप इसका विच्छेद भी याद रख लें। इसका जो संधि विच्छेद होता है तो विच्छेद इसका होगा स्वह धन ग। आपको यह पता होना चाहिए कि स्व क्या है। तो मेरे भाइयों, स्व 7 लोक हैं। भू भुवः स्वः महः जनः तपः सत्य। भूलोक जहां हम आप धरती पे हैं, भुवः लोक अंतरिक्ष लोक जिसे कहते हो, और अंतरिक्ष के बाद जो लोक है वो स्वलोक है। और वहां जो का जाता है वो क्या कहलाता है? स्वर्ग, यानी स्वलोक को गमन करने वाला। जो कहते हैं ना हमारे दादाजी, हमारे बाबा जी स्वर्गलोक वासी हो गए, ये गलत शब्दों ही गलत है। ये स्वलोक वासी हो गए या स्वलोक गामी हो गए, ठीक है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। स्वर्ग लोकवासी हो गए। स्वर्ग लोक मतलब स्वर्ग का विच्छेद होता है स्वह धन ग। याद रखिए इसका, स्वह धन ग इसका विच्छेद होगा और ये विसर्ग संधि होगी। चलिए भाई, अब आपके सामने 17वां प्रश्न है। सर्वनामों के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहते हैं? चलिए आइए इसमें भी देख लिया जाए मेरे भाई, इसको भी देख लिया जाए। आपके सामने 17वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। सर्वनामों के साथ आने वाली विभक्तियों को कहते हैं विश्लिष्ट, संश्लिष्ट, श्लिष्ट, कोई नहीं। 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऐसी विभक्ति जो संज्ञा के साथ आती है, संज्ञा के साथ विभक्ति आती है और सर्वनाम के साथ विभक्ति आती है। तो जो विभक्ति सर्वनाम के साथ आती है उसे क्या कहते हैं? पूछा गया इसमें यही। जो विभक्ति सर्वनाम के साथ आती है उसे क्या कहते हैं? लिखा ना, सर्वनाम के साथ आने वाली विभक्ति को कहा जाता है क्या कहते हैं? विश्लिष्ट, संश्लिष्ट, श्लिष्ट, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन चुनिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा? व्याकरण में हम आपकी मदद बाद में करेंगे, पहले नहीं। ऑप्शन सी। अभी इसमें बहुत गलत और सही साथ दोनों मिक्स उत्तर आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको बताऊं, आपको यहां पे एक्सप्लेन करना आवश्यक है। देखिए, जब संज्ञा के साथ
संज्ञा के साथ जो आती है विभक्ति, संज्ञा के साथ आने वाली विभक्ति, यह है विश्लिष्ट। और सर्वनाम के साथ आने वाली, सर्वनाम के साथ आने वाली विभक्ति, देखिए अब आपको समझा भी दें उत्तर दे एग्जाम्पल देकर, जैसे राम ने कहा। अब राम क्या है? संज्ञा, और ने क्या है? विभक्ति। अब ये जो ने विभक्ति है मित्रों, ये राम के साथ जुड़ी नहीं है, राम से पृथक है, राम से अलग है, इसलिए ये कैसी विभक्ति है? विश्लिष्ट, बिना चिपके। श्लिष्ट माने क्या होता है? चिपकना। जो विभक्ति बिना चिपके आती है पद में प्रयुक्त होती है वो क्या है? विश्लिष्ट। और सर्वनाम के साथ कैसे आती है? जैसे उसने, उसने कहा। अब यहां ने विभक्ति किसके साथ आई है? वह सर्वनाम है और ये यौगिक सर्वनाम है उस, तो उसके साथ क्या है? ने जुड़ा हुआ है, इसलिए उसने कहा, राम ने कहा। तो ने जो परसर्ग है ये राम में जुड़ा है, तो जुड़ा नहीं है, लेकिन ने परसर्ग यहां उसमें जुड़ा है। इसलिए मित्रों ये क्या है? ये जो है ये संश्लिष्ट विभक्ति है और ये क्या है? विश्लिष्ट है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा भाई? ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन बी सही होगा। चलिए मेरे भाई अगला प्रश्न देखता हूं। बम, बम आप जानते होंगे, कई बार लोग बम चलाते भी हैं। देश की रक्षा के लिए भी बम का प्रयोग होता है और शायद दीपावली में भी बम का प्रयोग होता है। ठीक है ना, बम यूज करते हो खूब। चलिए मेरे भाई आप देखिए ये बम किस भाषा का शब्द है? 18वां प्रश्न, 18वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। ये बम किस भाषा का शब्द है? बम किस भाषा का शब्द है? अरबी, तुर्की, डच, पुर्तगाली। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। बम के लिए अरबी, तुर्की, डच, पुर्तगाली। सही ऑप्शन आप चुन के बताएंगे किस भाषा का शब्द है ये बम। बम किस भाषा का शब्द है? 17, 18 प्रश्न आपके, 18वां प्रश्न आपके सामने है। 17 प्रश्न हो गए मेरे भाई। डच का बिल्कुल सही। ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी, ऑप्शन सी सही होगा मेरे भाई। बहुत सुंदर। आप इसी तरह अगर मेहनत करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम मंजिल फतेह कर लेंगे। नहीं, ये डच का शब्द है, पुर्तगाली नहीं है मेरे भाई। क्यों आप कंफ्यूज होते हो? डच का शब्द है बम। चलिए, ना अरबी है, ना तुर्की है, ना पुर्तगाली है। अभी मैं आपको प्रैक्टिस करवा दे रहा हूं और प्रैक्टिस के बाद मैं आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करवाऊंगा। टॉपिक, अलग अलग टॉपिक पे एक एक टॉपिक को अलग अलग लूंगा और उनमें से कॉन्सेप्ट देते हुए और उसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, और जब आपको अलग अलग एक एक टॉपिक लेके करवाऊंगा प्रैक्टिस, तो उसमें आपको हम ट्रिक बता देंगे कुछ कैसे रटा जाए। अच्छा ठीक, कैसे रटा जाए, किस तरह से हम किसी भी, अब जैसे पुर्तगाली में कितने शब्द आते हैं, महत्वपूर्ण हैं तो बहुत शब्द। पुर्तगाली में कितने शब्द हैं, डच में कितने शब्द हैं, अरबी में कितने हैं, फारसी में कितने हैं, पश्तो में कितने हैं, इन सब शब्दों को हम रट लेंगे। ठीक है, एक ट्रिक बना के हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो अभी आप इनको जैसे पढ़ाया जा रहा है इसको पढ़ते रहिए। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा मित्रों शेयर करिए भाई। आपकी संख्या देख के हमारी ऊर्जा कम हो जाती है, वास्तव में बता रहा हूं। और जब ऊर्जा नहीं रहेगी, सांसें नहीं रहेगी, तो यार पढ़ाएंगे क्या हम? है? आप हमारी ताकत को बढ़ाइए शेयर करके, और वहां से जैसे जितना आप संख्या बढ़ाओगे उतनी मेरी ऊर्जा बढ़ेगी। ऊर्जा बढ़ेगी तो निश्चित रूप से आपके प्रश्न बढ़ेंगे और आपको अच्छे अच्छे प्रश्न मिलेंगे, दम खम वाले प्रश्न मिलेंगे। चलिए मेरे भाई 19वां प्रश्न लेके मैं पहुंच रहा हूं आपके पास।
दशानन, कसो थोड़ा सा भाई इनको देखिए कहां से। चलिए भाई देखिए, दशानन, दशानन शब्द है। दशानन कैसा शब्द है ये जान ले। दशानन, दस हैं आनंद जिसके वह, ठीक है ना। चलत दशानन डोलत धरनी। अब चलिए देखते हैं दशानन शब्द है। दशानन किस तरह का शब्द है मेरे भाइयों? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, कोई नहीं। ये बहुत ही सरल प्रश्न आपके सामने है और मुझे जहां लगता है कि आपको ये पता है कौन सा शब्द है ये, ठीक है। फटाफट इसका उत्तर बताएंगे आप, कौन सा शब्द है? रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है। दशानन 19 में, अरे वाह भाई वाह, आई एम प्राउड ऑफ यू। अभी भी ममता जी क्या कर रही हो? ये मनीता क्या नाम, आपका नाम नहीं ले पा रहा हूं, पढ़ पा रहा हूं मैं, लेकिन भैया आप कैसे, ये कैसे आपका कॉन्सेप्ट है ये कहां से भी आपको समझ में आ रहा है? अभ्यास नहीं कर रहे हो आप सब लोग। बच्चा अगर अभ्यास नहीं होगा तो अनाभ्यासेन विषम शास्त्रम। हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही है, योग रूढ़। आपको मैं बता दूं, जितने लोग कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं उनके लिए एक बार मैं पुनः कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। रूढ़ क्या है एक बार फिर से सुन लो मेरे भाइयों बहनों, सब लोग ध्यान दीजिए। हमारी बहनें थोड़ा सा कमजोर पड़ रही हैं, कहीं कहीं उनका उत्तर गलत मिल रहा है मुझे। सब लोग ध्यान दो, रूढ़ किसे कहते हैं? रूढ़ का मतलब जो है, जो एक ही नाम से जाना जाता है, ठीक है। जिनका जो, जैसे हाथ है तो हाथ जो एक सामान्य परिभाषा में दे रहा हूं, हाथ को हाथ ही जानते हैं, चाहे भारत में कहें, चाहे अमेरिका में कहें, चाहे किसी भी देश में कहें, उनकी भाषा बदल सकती है, ये हाथ ही कहा जाता होगा, ठीक है। आंख को आंख ही, कान को कान, नाक को नाक ही, ये तो एक सामान्य परिचय हो गया। लेकिन रूढ़, और दूसरा जो व्याकरणिक रूप इसका क्या है? जिसके दो सार्थक खंड ना हो वो क्या है? रूढ़ शब्द। जिसके दो सार्थक खंड ना हो वो रूढ़ शब्द होता है। यौगिक क्या होता है? दो सार्थक शब्द मिलके जब एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, वो भी सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं, तो वो क्या बनता है? यौगिक। यौगिक आप जानते हो ना, जैसे शरबत है, शरबत क्या है? यौगिक है। दो सार्थक तत्व मिले, एक जल मिला, एक चीनी मिली, चीनी और जल को मिला दिए, क्या बन गया? शरबत। एक सार्थक बना ना, चीनी भी सार्थक है और जल भी सार्थक है। उसी तरह से दो सार्थक शब्द जब आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाता है? यौगिक। एक नया सार्थक शब्द है। जैसे बन गया बैल और गाड़ी। बैल एक शब्द है सार्थक और गाड़ी एक सार्थक शब्द है, दोनों को जोड़ दिया तो क्या बन गया? बैल गाड़ी, ये यौगिक बन गया। क्लियर हो गया? लेकिन बात आती है जब योग रूढ़ की। योग माने मिल करके, रूढ़ माने किसी एक के लिए जाने जाए। जैसे कहा जाए पंकज, पंक और ज, पंक माने कीचड़, ज माने जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला। अब कीचड़ में जन्म लेने वाला क्या केवल कमल ही है? उसमें जोंक भी है, मछली भी है, मेढक भी है, सब बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो कीचड़ में जन्म लेते हैं। लेकिन रूढ़ किसके लिए हो गया है? कमल के लिए। बात समझ में आ गई ना? उसी तरह से माने दो सार्थक शब्दों के मेल से कोई बना हुआ तीसरा शब्द किसी व्यक्ति विशेष के लिए, वस्तु विशेष के लिए रूढ़ हो जाती है, जब वो क्या कहलाती है? योग रूढ़। तो दस आनन, दस माने दस, आनन माने मुख, दशानन किसी एक व्यक्ति विशेष, व्यक्ति की विशेषता बन गई, तो वो क्या हो जाएगा? दशानन क्या हो जाएगा? योग रूढ़ हो जाएगा। समझ में आ गया ना?
तो ये हो गया हमारा रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। तीनों को समझ में आ गया। चलिए अब मैं चलता हूं अंतिम प्रश्न लेकर। आज की प्रैक्टिस का अंतिम प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर। ये नालायक बार बार आ जाता है, ये कहां से आ जाता है ये हम नहीं समझ पा रहे हैं, टेक्निकल फॉल्ट है क्या है, कुछ भी है। चलिए आप इसके चक्कर मत पड़ो कि हाँ जहां पे ये बना है यही सही है, हाँ नहीं तो मामला गड़बड़ भी हो सकता है मित्र। आप अगर सोचोगे कि यही सही है तो गड़बड़ भी हो सकता है। हाँ प्रेमचंद्र के पुत्र द्वारा लिखी प्रेमचंद्र की जीवनी है। आप ऑप्शन सही बताइए। प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी, प्रेमचंद्र के पुत्र द्वारा लिखी प्रेमचंद्र की जीवनी है। आप सही सही उत्तर बताइए मेरे भाई। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर पड़ा है। इसे फटाफट इसका उत्तर दीजिए। 20 प्रश्न का 20वें का सही ऑप्शन क्या होगा? बी पक्का होगा। गजब, वेद प्रकाश तिवारी कह रहे हैं बी पक्का होगा। कलम का मजदूर, कलम का सिपाही, प्रेमचंद घर में, इनमें से कोई नहीं। मेरे साबरे भैया ये कहां सी भी पहुंच जा रहे हैं सब, कोई बी कोई सी कोई ए, क्या मामला है? चलिए मैं भाई इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये कलम का मजदूर, कलम का मजदूर जो है ये मदन गोपाल के द्वारा लिखी जीवनी है। मदन गोपाल जी ने जीवनी लिखा है किसके परिप्रेक्ष्य में? प्रेमचंद के परिप्रेक्ष्य में। प्रेमचंद की जीवनी लिखा है मदन गोपाल ने। ध्यान से सुनो, नोट कर लो मेरे भाइयों। मदन गोपाल ने प्रेमचंद की जीवनी किस नाम से लिखा है? कलम का मजदूर। प्रेमचंद के सुपुत्र अमृत राय ने प्रेमचंद की जीवनी लिखा किस नाम से? कलम का सिपाही। नोट करते चलो। और प्रेमचंद घर में प्रेमचंद की अर्धांगिनी शिवरानी देवी, ये प्रेमचंद घर में, ये प्रेमचंद की जीवनी उनकी अर्धांगिनी, उनकी धर्मपत्नी जी ने लिखा प्रेमचंद घर में। याद रखो तीनों प्रश्न अलग अलग ढंग से आ सकते हैं। उनकी पत्नी के द्वारा उनकी जीवनी लिखी गई किस नाम से? प्रेमचंद घर में। उनके बेटे के द्वारा उनकी जीवनी लिखी गई कलम का सिपाही। और मदन गोपाल के द्वारा उनकी जीवनी लिखी गई कलम का मजदूर। तो मेरे भाइयों एक बार आप सब लोग आज के लिए आज इतना ही। आज आपको मेरी क्लास कैसी लगी, आपको कैसे प्रश्न मिले, फटाफट कमेंट करके और हमें बताएं कैसा लगा, आपको समझ में आया, प्रश्न आपको अच्छे मिले। जल्दी फटाफट कमेंट करिए। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिजिक्स इसके बाद जस्ट बाद हमारे अनुज आ रहे हैं फिजिक्स लेकर। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। चलिए इसी तरह लगे रहिए महाराज। चलिए फिर इसी टाइम आपसे हम फिर मुखातिब होंगे। धन्यवाद। इसके बाद हमारे अनुज फिजिक्स की क्लास लेके आ रहे हैं। ओके।